था। अर्जुन टैंक को विधिवत रूप से भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। T90 एक भीष्म टैंक, इसका निर्माण चेन्नई के समीप अबडी टैंक कारखाने में किया गया है। यह 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र दाग सकता है। यह दुश्मन की प्रक्षेपास्त्र से स्वयं को बचाने की क्षमता रखता है। यह जमीन में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से भी अपनी रक्षा करने में सक्षम है। T20S भीष्म टैंक। अब आता है तेजस। ये हल्का लड़ाकू तेजस विमान है, हल्का लड़ाकू मिसाइल है। यह स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। इसके विकास में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें अभी GE404 अमेरिका कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजन लगा हुआ है, जिसे भविष्य में स्वदेशी निर्मित कावेरी इंजन लगाकर हटाया जाएगा। कावेरी डेवलप ही हो रहा है हमारा। विश्व की सबसे कम वजन वाला बहुआयामी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान 600 किलोमीटर प्रति घंटा की उड़ान भरता है और हवा से धरती पर तथा हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। अच्छा, ऊपर जो पढ़े थे ब्रह्मोस, उसमें हम पढ़े कि हवा से हवा में, पर वो हवा से पानी में हर जगह कर सकता है। वो स्थल से हवा में हर जगह उसको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हवा से हवा में छोड़ेंगे उसको हेलिना कहा जाता है। हेलिना ब्रह्मोस को ही हेलिना कहेंगे। यहाँ दिया गया पायलट रहित प्रशिक्षण विमान निशांत। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित परीक्षण विमान है। इसे जमीन से 160 किलोमीटर की दायरे में नियंत्रित किया जा सकता है। इस विमान का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टोह लेने की भूमिकाओं का निर्वहन करना है। पायलट रहित विमान एक लक्ष्य है अपना। इसका विकास DRDO के द्वारा किया गया है। इसका उपयोग जमीन से वायु और वायु से वायु में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों से तथा तोप से निशाना लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह जेट इंजन से चलता है तथा 10 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। 100 किलोमीटर के दायरे में रिमोट से नियंत्रित होता है। इसका प्रयोग तीनों सेनाओं के द्वारा किया जाता है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया, जिसकी जो स्पीड है वो 245 किलोमीटर प्रति घंटा की उड़ान से चलता है और यह हेलीकॉप्टर 4 घंटे तक आकाश में रहकर 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, जिसमें 2 चालक सहित 14 व्यक्तियों को ले जा सकता है। आगे आता है आपका IL-78। यह आसमान में उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाला प्रथम विमान है। इसे भारत ने मार्च 2003 में उज्बेकिस्तान से प्राप्त किया है। इस विमान में 35 टन वैमानिक ईंधन से भंडारण की सुविधा है। आगरा के वायु सैनिक अड्डे पर इस विमानों को रखने की विशेष व्यवस्था है। IL-78। काली 5000, ये भी काफी पावरफुल है, काफी न्यूज में रहता है ये सब। काली 5000, इसका विकास बार्क द्वारा किया जा रहा है। यह एक शक्तिशाली बीम अस्त्र है, जिसमें कई गीगावाट शक्ति के माइक्रोवेव तरंग उत्सर्जित होगी, जो शत्रु के विमानों एवं प्रक्षेपास्त्रों पर लक्षित करने पर इनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और कंप्यूटर चिप को समाप्त करके उन्हें ध्वस्त करने की क्षमता होगी। दूसरे का मिसाइल को ये ध्वस्त कर देगा, उसका हैकिंग होता है ना, उस टाइप का ये है। आगे यहाँ पे पिन का है। यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, स्वदेशी तकनीक से DRDO द्वारा विकसित। इस रॉकेट प्रक्षेपक को DRDO पुणे के द्वारा निर्मित किया गया। इसका नाम भगवान शंकर के धनुष पिनका पर रखा गया है। इसके द्वारा मात्र 40 सेकंड में ही 100 किलोग्राम वजन के एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते हैं। 40 सेकंड में 12 रॉकेट, कितना फास्ट हुआ, जो कम से कम 7 और अधिक से अधिक 39 किलोमीटर दूर दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकता है। तो आगे आपका विविध दिया गया मिसलेनियस, उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो, कुछ सीखने का मौका मिल रहा हो, जरूर लाइक और शेयर जरूर कर देना। जहां भी जिस ग्रुप से जुड़े हुए, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां भी हो, टेलीग्राम, हर स्टिल्थ प्रौद्योगिकी, ये क्या होता है? स्टिल्थ वायुयान। देखो स्टिल्थ ये हुआ ना कि स्टिल यानी चोरी करना, ऐसा वायुयान जिस पर जो रडार होता है ना वो काम नहीं करेगा, उसे हम कहते हैं स्टिल्थ। ठीक, तो स्टिल्थ वायुयान और स्टिल्थ जहाज का विकास स्टिल्थ प्रविधि पर आधारित है। यह तकनीक सैन्य युक्तियों का एक पहलू है। इस तकनीक के द्वारा वायुयान, जहाज, पनडुब्बियों, मिसाइल और उपग्रह को रडार, इंफ्रारेड, सोनार एवं अन्य खोजी पद्धति की पहुंच से अदृश्य बनाया जाता है। जैसे आप देखोगे कि लादेन को मारा गया इरटाबाद में, तो वहां पे क्या हुआ ना कि अमेरिका का मिसाइल विमान आया और बिना पाकिस्तान को पता चले वो मिसाइल करके चला गया। तो वो होता है स्टिल्थ हेलीकॉप्टर। जो रडार होता है ना उसकी पहुंच से पूरा परे होता है वो, तो वही होता है स्टिल्थ प्रौद्योगिकी।
इस तकनीक का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किया था। होल्टन को 229 मॉडल है को प्रथम स्टील्थ एयरक्राफ्ट कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध आधुनिक स्टील्थ वायुयान में F-117, नाइटवॉक, द V-2 स्प्रिट, द F-22 रैप्टर और द F-35 लाइटिंग सेकेंड, ये सब जो है वो स्टील्थ एयरक्राफ्ट है। बस आप थोड़ा शब्द पे मतलब एग्जाम में गौर करना कि प्रश्न दे देगा स्टील्थ प्रौद्योगिकी का संबंध किससे है, तो ऐसा मिसाइल जो स्टील से बना हो कुछ दे दे तो कंफ्यूज नहीं करना। नोट दिया गया रडार का एंटीना प्रतिबिंब के आने के समय मापता है और इस सूचना के आधार पर बताता है कि वस्तु कितनी दूर है। मतलब उसको रे का स्पीड पता है और कितना देर में वापस है, उसको वो 2 से डिवाइड करेगा और मतलब दूरी माप लेगा कितना दूर है, तो उसके सिद्धांत पर वो कार्य करता है। अगला पॉइंट है आपका मानव रहित वायुयान, जिसको हम कहते हैं ड्रोन्स। ये ऐसा वायुयान होता है जिन्हें जमीन से नियंत्रित किया जाता है या जो पूर्व नियोजित मिशन का अनुसरण करते हुए स्वयं रूप से चलता रहता है। ड्रोन्स मुख्य रूप से 2 वर्ग के होते हैं, एक वो जिन्हें निगरानी के उद्देश्य से बनाया जाता है और दूसरा वो जो मिसाइल और बम से सुसज्जित होता है। ये सैन्य वायुयान से काफी सस्ते होते हैं और रिमोट कंट्रोल द्वारा उड़ाए जाते हैं तथा पायलट कर्मी को कोई खतरा नहीं होता, ये सबसे बड़ी बात होती है। ड्रोन के संचालन में एक व्यक्ति ड्रोन को उड़ाता है, दूसरा कैमरे और संवेदकों का संचालन और निगरानी करता है और तीसरा व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में सैनिकों यानी क्रमिकों के साथ संपर्क बनाकर रखता है, जो मतलब कहेगा कि वहां मूवमेंट करो, ये करो। अगर आप लोग उड़ी फिल्म देखे होंगे तो आप लोगों को आइडिया लगा होगा थोड़ा बहुत। शस्त्रों से सुसज्जित ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार बाल्कन युद्ध में किया गया था, लेकिन इसके इस्तेमाल में आशातीत वृद्धि अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान में हुआ है। नोट में दिया गया है ब्रिटेन के पास कई प्रकार के निगरानी ड्रोन है, विशेष रूप से वॉच कीपर जैसे इजरायली कंपनी एविट और ब्रिटेन का थेल्स द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना 1942 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना तिरुवनंतपुरम यानी थुम्बागो में 1963 में किया गया था। इस स्थान का चुनाव करने का प्रमुख कारण यह था कि यह केंद्र भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। इसी का लाभ उठाने के लिए कृत्रिम उपग्रह को पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर प्रक्षेपित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि पृथ्वी का मूवमेंट कैसा होता है, पश्चिम से पूरब होता है, इसीलिए हमको सूर्य पश्चिम में उगता हुआ पूरब में उगता हुआ दिखाई देता है और पश्चिम में डूबता हुआ दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार हम उपग्रह को भी क्या करते हैं, पश्चिम की दिशा में छोड़ते हैं ताकि हमको आसान होता है वो प्रक्षेपित करना। परख नली शिशु के मामले में निषेचन परख नली के अंदर होता है, जिसके बाद भ्रूण को माता के गर्भ में रखा जाता है। 25 जुलाई 1978 ईस्वी को ग्रेट ब्रिटेन में श्रीमती लेस्ली ब्राउन ने विश्व के प्रथम परखनली शिशु लुइस ब्राउन को जन्म दिया। भारत में जन्म लेने वाले प्रथम परखनली शिशु विवादित है। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की देखरेख में कानुप्रिया ने प्रथम जो परखनली बेबी दुर्गा का जन्म 3 अक्टूबर 1978 को दिया। नाम याद रखिएगा दुर्गा, जिसे इस समय स्वीकृति नहीं मिली है। 16 अगस्त 1986 को मुंबई में KEM अस्पताल में इंदिरा आहूजा की देखरेख में भारत के दूसरे परखनली शिशु हर्षा का जन्म हुआ। मुखोपाध्याय के साथ हुए विवाद के कारण कुछ रिकॉर्ड हर्षा को भारत का प्रथम परखनली शिशु मानता है, पर आप दुर्गा याद रखिएगा, ठीक ना। अधिकतर ऑप्शन आपको दुर्गा ही मिलेगा, रेयरली हर्षा मिल जाए। इयान बिलमुट जो रोजलिंग इंस्टीट्यूट जो कि स्कॉटलैंड में है के वैज्ञानिक थे, ने 5 जुलाई 1996 को सर्वप्रथम एक वयस्क भेड़ से कोशिका लेकर डॉली नामक क्लोन निर्मित किया। डॉली, ये भी इंपोर्टेंट है। 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग USA में हुआ था। 1953 में 3 दिसंबर 1967 ईस्वी को हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने किया था। केपटाउन के अस्पताल ग्रुटसुर में यह ऑपरेशन हुआ था, जिसमें डेनिस डार्वेल नामक 25 वर्षीय महिला का हृदय 53 वर्षीय लेविस वनस्की को प्रत्यारोपित किया गया था। अपरूपांतरण
यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैंसर कोशिकाओं में और अधिक विभाजन का सफलतापूर्वक सदामंद किया जाता है, मतलब स्थानांतरण किया जाता है। मौसम संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हीलियम गैस के गुब्बारे प्रयोग में लाए जाते हैं। काफी अच्छा प्रश्न। मौसम संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानने के लिए हीलियम गैस से भरे गुब्बारे प्रयोग में लाए जाते हैं। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीकी का नाम हेलोग्राफी है। फिर से रिपीट करते हैं, किसी वस्तु का त्रिविमीय प्रतिरूप अगर अंकित करेगा उसे हम क्या कहते हैं? हेलोग्राफी कहते हैं। यह लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी है जिसमें वस्तु का चित्रण त्रिआयामी हो जाता है। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के माध्यम से स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है साइबरनेटिक्स कहलाता है। यह विज्ञान की आधुनिकतम शाखा है जिसकी परिकल्पना 1949 ईस्वी में सर्वप्रथम नॉर्बर्ट वीनर ने किया था। इसे नियंत्रण का विज्ञान भी कहते हैं। 19 दिसंबर 1945 को मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई। कब? 19 दिसंबर 1945। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइनिंग पुणे में है। न्यूट्रॉन बम, इस बम का विस्फोटक क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है लेकिन विकिरण क्षमता अधिक होती है। यह पृथ्वी एवं जल में रेडियोधर्मिता फैला सकता है, टैंकों और बुलेट प्रूफ वाहनों को तहस नहस कर सकता है। आगे है साल्टेड बम। नाभिकीय हथियारों के अनुकूल पदार्थ को बाल्ट एवं सोने के द्वारा साल्टेड बम तैयार किया जाता है जिसकी विशेषता यह है कि उसके द्वारा अधिक मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण फैलाया जा सकता है। माइक्रोवेव बम का आविष्कार अमेरिका द्वारा किया गया। इसके द्वारा इतनी तीव्र शक्ति की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है कि शत्रु के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व संचार प्रणाली ध्वस्त हो जाती है। इसी का प्रयोग हो रहा है, हमारा जो काली 5000 मतलब अस्त्र है उसमें प्रयोग हो रहा है इसी का। यहाँ तक कि वाहनों का इग्निशन प्रणाली भी इसके द्वारा नष्ट हो जाता है। उल्लेखनीय है कि शत्रु की संचार प्रणाली को ध्वस्त करने के लिए इन बमों में से कई जन हानि नहीं होती, मतलब कोई जन जो होता है ना, मतलब आदमी नहीं मरता, बस मिसाइल ध्वस्त होता है। आगे आपका वैक्यूम बम। अमेरिका के रक्षा अनुसंधान वैज्ञानिकों ने ऐसी थर्मोबैरिक प्रणाली का सफल परीक्षण किया है जिसके द्वारा रासायनिक एवं जैविक शस्त्रों के भंडारों पर अति उच्च तापमान सृजित करके उन्हें बेकार किया जा सकेगा। इस प्रकार का अस्त्र प्रणाली को पहले वैक्यूम बम के नाम से जाना जाता था। एडमिरल गोरसोकोव एक विमान वाहक पोत है। एडमिरल गोरसोकोव एक विमान वाहक पोत है जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। यह विमान वाहक पोत विराट स्थान ग्रहण करेगा। यह हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति की मौजूदगी भी प्रदान करेगा। यह हिंद महासागर में एग्जिस्ट होगा विराट। आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है जिसका निर्माण 1958 में जे.एस. क्लेवी ने किया था। जी.एस. क्लेवी ने किया था आईसी चिप का, सिलिकॉन का जो मतलब आईसी चिप बनाया था 1958 में। यहाँ पे कुछ कंपनी दिया गया है, उसका जो मतलब हेडक्वार्टर है ना वो दिया गया। वोडाफोन का यूनाइटेड किंगडम लंदन का है। एडोब कैलिफोर्निया, सैमसंग सियोल दक्षिण कोरिया का है। माइक्रोसॉफ्ट रेमंड अमेरिका का है। एप्पल इंक कोपरनिको अमेरिका का। कैनन इंक जापान का। इंटेल अमेरिका। फुजी फिल्म टोक्यो जापान। हिटाची टोक्यो। हेवलेट पोकार्ड ये अमेरिका का है। कोडक अमेरिका का। मित्सुबिशी गाड़ी की कंपनी है जापान का। गूगल अमेरिका का। याहू अमेरिका। एसेरिंग ताइवान। फिलिप्स नीदरलैंड। लेनेवो चीन। नोकिया फिनलैंड। वॉलमार्ट अमेरिका। डेल अमेरिका। पैनासोनिक जापान। तोशिबा जापान। सोनी जापान। आईबीएम अमेरिका। के कंप्यूटर जापान द्वारा विकसित सर्वाधिक तीव्रता के साथ चलने वाला कंप्यूटर है जिसकी गति 8.3 पेंटाफ्लॉप सेकंड है। सागा 220 इसरो द्वारा विकसित भारत का सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर 2 मई 2011 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के सतीश धवन सुपर कंप्यूटर प्रयोगशाला में स्थापित किया गया। देखो यहाँ पे डाटा बहुत सारा पुराना सब है, ठीक ना। जैसे इंडिया का भी जो है ना वो प्रत्यूष है सबसे फास्ट चलने वाला, तो यहाँ पे ये दिया गया इंडिया का सबसे तेज है, ऐसा नहीं है। तेजो में ये ठीक है उस टाइम का तेज रहा होगा। अभी कौन है? प्रत्यूष। ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, ठीक ना, तो याद रखिएगा। इससे पहले प्रत्यूष से पहले परम था। यहाँ पे कोरोनोग्राफ
अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने वाला उपकरण क्रोनोग्राफ कहलाता है। इस उपकरण की सहायता से सूर्य में 9 बड़े तूफानों का पता लगाया गया, जिसे कोरोनल मॉस इंजेक्शन कहा जाता है। आगे पॉलीग्राफ, झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं। यह मशीन शरीर में होने वाली 4 भौतिक गतिविधि को एक साथ ग्राफिक्स तैयार करता है और मशीन इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य के दिमाग में जो कुछ होता है उसका प्रभाव भौतिक गतिविधि पर अवश्य पड़ता है। फैक्स, इसका पूरा नाम फार अवे जीरोक्स होता है। फार अवे मतलब दूर से जीरोक्स, ठीक ना। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जीरोक्स कॉपी भेजा जाता है। रेवा, भारत का प्रथम बैटरी से चलने वाली कार है रेवा। रीएजेंट, यह एक प्रकार का रसायन है जिसका उपयोग दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए होता है। इस रसायन में एक बूंद का प्रयोग करके मात्र कुछ सेकंड में पता चल जाता है कि दूध प्राकृतिक है अथवा सिंथेटिक है। सीडी स्ट्रिप, यह सरसों के तेल में बटर येलो की मिलावट की जांच के लिए विकसित किया गया एक तकनीक है। इस तकनीक की सतह मिलावट की जांच हेतु रासायनिक युक्त एक छोटे कागज पर एक बूंद तेल डालने के बाद यदि वो गुलाबी हो जाता है तो तेल में बटर येलो की मिलावट की पुष्टि हो जाती है। ये सीडी स्ट्रिप। आगे सार्स, रहस्यमय निमोनिया के रूप में चर्चित घातक बीमारी सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम का फुल फॉर्म याद रखिएगा। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम के विषाणु को पैरामिक्सो वायरस के रूप में चिन्हित किया गया है, जो कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है। इसके रोगी में निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लगातार खांसी आने और सांस में तकलीफ बने रहने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। यही है कोरोना, जो काफी आप लोग न्यूज में सुने होंगे कि लुसेंट में था, यहीं पे था। यहाँ पे नेविरेपिन और बायोलॉजी में पढ़े थे हम लोग। ये आगे दिया गया है नेविरेपिन। वैज्ञानिकों ने एड्स ग्रस्त महिलाओं के गर्भाशय शिशु को इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए एक सस्ती दवा नेविरेपिन का विकास किया है। इस दवा के मात्र 2 खुराक से ही प्रतिवर्ष लाखों शिशुओं को एड्स बीमारी से बचाया जा सकता है। शिशु को यह दवा 18 माह की आयु तक दी जा सकती है। 18 माह तक दिया जाता है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनोसांटो ने कृषि जगत में विकास के लिए कीट प्रतिरोधी क्षमता वाले कपास का बीज तैयार किया। उसने बेसिलस थूरिजिएसिस यानी बीटी जीवाणुओं को इसके लिए कपास के अंतरित किया। इस बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च की मदद से आलू, टमाटर और सरसों की कीट प्रतिरोधी बीज तैयार कर लिए गए हैं। हाइब्रिडोमा तकनीक का विकास 1975 में डॉक्टर मिलस्टोन, कोल्स्टर एवं जर्मे द्वारा किया गया। इस तकनीक द्वारा एक क्लोनी प्रतिरक्षियों का वाणिज्य उत्पादन किया जाता है। टर्मिनेटर बीज जेनेटिक्स इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया ऐसा बीज है जिसके अंकुरण से पौधे तो तैयार होते हैं किंतु उनके अंकुलक्षण बीज का उत्पादन नहीं होता है। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। यह भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के जनक प्रोफेसर सर रॉबर्ट एडवर्डसन 2013 के थे। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक प्रयोगशाला में 1968 में इस तकनीक का आविष्कार किया था। तत्पश्चात 1978 में इनके निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप ओल्ड हेड जनरल अस्पताल में लुइस ब्राउन नामक प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म संभव हो पाया। नाम क्या था? लुइस ब्राउन। इसके द्वारा एडवर्डसन को 2010 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाले स्टेथोस्कोप, जिसे आला भी कहते हैं, ये ध्वनि तरंग के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस यंत्र के माध्यम से डॉक्टर हार्ट और फेफड़े के रोगी की पहचान करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों के क्रियान्वयन का सही अनुक्रम इस प्रकार है। जिसे पहले दिया गया टेडिलस प्रोग्राम 1974 में, फिर सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम अगस्त 1975 में। उसके बाद अमेरिकी उपग्रह ATS-6 की सहायता से संचालित हुआ था। ये वाला मतलब जो हमारा सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट था। सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट STEP प्रोग्राम का क्रियान्वयन इसरो और डाकतार विभाग ने फ्रांस, जर्मनी के सिम्फोनिया उपग्रह के सहयोग से 1977 से 79 तक किया। उसके बाद आता है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट यानी एप्पल, फुल फॉर्म याद रखिएगा, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट भारत का प्रथम भू-स्थिर प्रायोगिक संचार उपग्रह था, जिसे 19 जून 1981 को प्रक्षेपित किया गया।
स्टेम सेलों का अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टेम सेल ने एक संपूर्ण भ्रूण के निर्माण की बृहद क्षमता निहित है। इससे विभिन्न रोगों की निजात में इलाज में सहायता मिलती है। स्टेम कोशिका संबंधी अनुसंधान में मधुमेह, अल्जाइमर रोग, पार्किंसन रोग, ल्यूकेमिया, हेपेटाइटिस, पक्षाघात और हृदय रोग आदि से पीड़ित लोगों की आशा की नई किरण दिखाई देने लगी है। स्टेम सेल से ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशित तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश के सिग्नल को उसकी तीव्रता के बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर क्वार्ट्ज कांच के बहुत लंबे और पतले हजारों रेशे से मिलकर बना होता है। प्रत्येक रेशे की मोटाई लगभग 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। अगर यहाँ कुछ रेडियो एक्टिव समस्थानिक और उसका उपयोग दिया गया है तो सोडियम 24 है, जिसका परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए होता है Na24 का। फिर मतलब ये P32 रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोगों तथा ल्यूकेमिया के उपचार के लिए। आयोडीन 131 इसका थायराइड ग्रंथि के विकार के लिए होता है। फेरॉन यानी लोहे का है यहाँ पे अरक्तता रोग की जांच के लिए। कोबाल्ट 60 का होता है कैंसर के उपचार के लिए। आर्सेनिक 14 का होता है त्वचा संबंधी रोग के लिए। प्रदूषक का दीर्घकालीन प्रभाव क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड में कोई अगर अधिक देर तक रहेगा तो लिवर और किडनी को क्षति होगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में रहेगा तो कैंसर होगा। धूलकण में रहेगा तो स्वास्थ्य संबंधी रोग होगा और सीसा में रहेगा तो नर्वस सिस्टम दुष्प्रभावित होगा। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है और उसमें अमोनिया गैस होता है। अमेरिका के एफ लेवी को रेडियो कार्बन प्रणाली का आविष्कारक कहा जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम 1949 में कार्बन पर आधारित तिथियों के निर्धारण की विधि घोषणा की थी। रेडियो कार्बन का अर्थ होता है कार्बन 14 के विघटन प्रक्रिया से संबंधित रहता है। ये मतलब जीवाश्मों का आयु पता करते हैं हम कार्बन डेटिंग से। आगे दिया गया हमारा व्यक्तियों की जेनेटिक्स स्तर पर पहचान में इस्तेमाल तकनीक को ही एनएन फिंगरप्रिंट अथवा डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्नोलॉजी से जले हुए अथवा पहचान में न आ जाने वाले मृत शरीरों को भी पहचाना जा सकता है। डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए मुख्य रूप से जैविकीय नमूने की जरूरत पड़ती है। जैविकीय नमूने में खून के धब्बे, जड़ सहित बाल का टूटना, वीर्य, त्वचा कोशिकाएं, मुंह पर रखा कपड़ा, लार, अस्थि मज्जा अथवा किसी ऊतक की कोशिकाएं शामिल की जा सकती है। ज्ञातव्य है कि डीएनए फिंगरप्रिंट का विकास सबसे पहली बार 1984 में ब्रिटिश वैज्ञानिक यालेफ जेफरी ने किया था। रडार का प्रयोग रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा यह भी पता लगाया जाता है कि वायुयान की गति तथा दिशा किस स्थिति में है। विश्व का प्रथम ताप उष्मीय विलवणीकरण संयंत्र भारत के लक्षद्वीप की राजधानी कारावती में स्थापित किया गया है। यह प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल का उत्पादन करेगा। कैसिनी नासा द्वारा शनि एवं इसके उपग्रह के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। अंतरराष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रयोगिकी रिएक्टर यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो है, संलयन कार्य की संभावनाओं को प्रदर्शित करने हेतु संयुक्त अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान और विकास परियोजना है। इस परियोजना में यूरोपीय संघ, जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, रूसी संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सहभागिता है। यह परियोजना दक्षिण फ्रांस का आदर्श नगर मतलब नाभिकीय संलयन को अपना काम करने के लिए कर रहा है। तो टोटल ओवरऑल मैंने ये विज्ञान प्रौद्योगिकी मैंने कंप्लीट